हेलो फ्रेंड्स, टीके सिन्हा दिस साइड। आज हम चर्चा करेंगे ट्रेडर्स की साइकोलॉजी के बारे में। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है कि बहुत सारे ट्रेडर्स जो हैं स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं कमा पाते। यदि आप उन साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को समझते हैं तो शायद अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से आप कंट्रोल कर पाए। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर हम बहुत सिंपल तरीके से सोचें तो स्टॉक मार्केट में पैसे कमाना बहुत आसान है। थियोरेटिकली बहुत आसान है कि कोई भी स्टॉक्स को जो नीचे भाव में ट्रेड हो रहा है उसे हम खरीद लें और हायर प्राइस पर बेच दें, प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये बेसिक तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऐसे ही बोलते हैं। क्या वाकई में ये इतना आसान है? और अगर इतना आसान है तो फिर अधिकतर लोग मार्केट में नुकसान क्यों करते हैं? इस सब्जेक्ट के ऊपर में बहुत स्टडीज की गई दुनिया भर में, और एक कॉमन रिजल्ट निकल के आता है कि अधिकतर जो ट्रेडर होते हैं वो हायर प्राइस पर एंट्री करते हैं, और जब मार्केट में करेक्शन चालू होता है, गिरावट दर्ज की जाने लगती है, तो वो डर से बाहर निकल जाते हैं। तो वो प्रॉफिट नहीं, नुकसान कर पाते हैं। तो ये पैसे कमाने की स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती है। तो चलिए इस टॉपिक के ऊपर में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और क्या क्या वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर गलतियां करते हैं और जिस कारण से उन्हें स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में या इन्वेस्टिंग में नुकसान होता है। तो वीडियो को दोस्तों अभी से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। जब हम स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं तो ब्रॉडली आप देखिए दो इंपॉर्टेंट चीजें इसमें इन्वॉल्व है। नंबर वन, मार्केट के अंडरलाइंग फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स। एंड दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है कि हम ह्यूमन बीइंग हैं, तो ह्यूमन फैक्टर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये दोनों एस्पेक्ट को समझना मार्केट में बहुत जरूरी है, अगर मार्केट में हम कंसिस्टेंट प्रॉफिट की दिशा में काम करना चाहते हैं। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग की जो शुरुआत होती है उसकी कहीं ना कहीं फाउंडेशन जो होती है वो प्रोफेशनल नहीं। स्टॉक ट्रेडिंग एक बिजनेस है और उसे प्रोफेशनली लेना चाहिए, लेकिन अधिकतर लोग, चाहे उसे एनवायरनमेंट की बात बोले कि हमारे चारों तरफ जो एनवायरनमेंट है उस कारण से उसे प्रोफेशनली नहीं लेते। जब मेरे से कोई व्यक्ति पूछता है कि आप काम क्या करते हैं, मैं बोलता हूं मैं स्टॉक मार्केट में एनालिसिस करता हूं और ट्रेडिंग करता हूं, तो बोलते वो तो ठीक है, करते क्या है? तो फिर उन्हें मुझे बताना पड़ता है कि मैंने बीटेक किया है और कई सालों तक, करीब 24 साल तक मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एंटरप्राइज में काम किया है और उसके बाद मैं इस प्रोफेशन में आया हूं। तो उन्हें आश्चर्य होता है, क्योंकि स्टॉक ट्रेडिंग को या इन्वेस्टिंग को एक प्रोफेशन के रूप में लिया नहीं जाता है। अभी आपने देखा होगा जब कोविड आया था तो उस समय में दुनिया भर में बहुत सारे ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट की ओपनिंग हुई। बहुत सारे नए लोग आए क्योंकि सभी लोग घर में लॉकडाउन में बैठे थे, तो दिमाग में आया क्या करें, तो चलो सबसे आसान काम है कि स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं। सीखा नहीं सीखा, लेकिन डीमैट अकाउंट खोल लिया। बहुत सारे जो ट्रेडिंग अकाउंट या डीमैट अकाउंट डॉर्मेंट थे वो एक्टिवेट हो गए। ऑस्ट्रेलिया के रेगुलेटर की स्टडी के अनुसार जो एवरेज डेली का ट्रेडिंग का टर्नओवर था 1.6 बिलियन डॉलर्स का, वो बढ़ के पहुंच गया 3.3 बिलियन डॉलर्स। तो क्या आपको लगता है ये सारे लोगों ने ये दो एस्पेक्ट जो इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट पे, इस पे पहले वर्क किया और उसके बाद अपने कदम को रखा? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता
तो बहुत अधिक लोग स्टॉक मार्केट में कंसिस्टेंट प्रॉफिट कर पाते। तो जो दो एस्पेक्ट्स हैं जो हमारे ट्रेडिंग के डिसीजंस को अफेक्ट डालते हैं, उसमें से तो पहला है कि फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस को सीखना। तो उसको सीखने की प्रक्रिया में तो आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन कई बार सीखने के बाद भी फिर क्यों स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट नहीं होता है या नुकसान होता है। पहले मैंने सोचा था कि इस वीडियो का टाइटल मैं डालूं हाउ टू लूज मनी। वेरी सिंपल, बिना सीखे हुए, समझे हुए, अपने इमोशंस के बारे में समझे हुए, स्टडी किए हुए स्टॉक मार्केट में कदम डालिए। सिंपल वे टू लूज मनी। अब हम लोग ह्यूमन बीइंग है, तो हमारे बहुत सारे कॉग्निटिव बायस होते हैं। अब वो बायस जो होते हैं उस कारण से हमारी थिंकिंग में गलती होती है, एरर्स होती है, और हमारे डिसीजन जो होते हैं कई बार बहुत इंपल्सिव होते हैं और वो फैक्ट्स पे फाउंडेड नहीं होते, और उस कारण से डिसीजन मेकिंग जब गलत होता है तो संभावनाएं लॉस करने की बहुत अधिक होती है, प्रबल होती है। पहले समझते हैं कि ह्यूमन पोटेंशियल एरर्स स्टॉक ट्रेडिंग में क्या क्या हो सकती है। पहला, कि जब आप स्टॉक ट्रेडिंग के दुनिया में अपने कदम को रखते हैं तो शायद ये इनिशियल डिसीजन ही सही नहीं है, क्योंकि आपका टेम्परामेंट वैसा है अथवा नहीं है, यह आपको पहले असेस करना चाहिए। सभी लोगों के लिए ट्रेडिंग सही नहीं हो सकती है। नंबर 2, गलत स्टॉक का चयन करना और गलत वक्त पर उस स्टॉक को बाई करना, यह दूसरा कारण है जो हमारे ह्यूमन एरर की कैटेगरी में आता है। किसी स्टॉक को हमने सही चयन किया और सही समय पे बाई भी किया, तो उसे जितना होल्ड करना चाहिए उतना हम होल्ड नहीं करते हैं और प्रीमेच्योर तरीके से उससे निकल जाते हैं, इसीलिए प्रॉफिट छोटे होते हैं। जितना होना चाहिए उतना प्रॉफिट नहीं होता है। इसके अलावा कई बार ऐसे स्टॉक को होल्ड करके रखना जिन्हें शायद हमें बेच देना चाहिए था, क्योंकि अगर हम बेचेंगे नहीं तो लॉस और बढ़ता चला जाएगा और हमारे ट्रेडिंग अकाउंट का जो ड्रॉडाउन है वो एक पहाड़ की तरह कुछ दिनों में दिखने लगेगा। इसके अलावा बहुत ज्यादा पैसे का निवेश कर, बिना रिस्क मैनेजमेंट के, बिना पोजीशन साइजिंग के और बिना सोच विचार किए हुए एक रैंडम तरीके से पैसे का इन्वेस्ट कर। इसके अलावा कई बार हम टू मच ऑफ एम्फेसिस देते हैं किसी पर्टिकुलर थीम को या किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को, और उस समय पे क्या करते हैं, हम ब्रॉडर मार्केट को इग्नोर करने लगते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कहीं से भी आ सकती है। इस एस्पेक्ट को हम इग्नोर करने लगते हैं। अब समझते हैं कि एक ट्रेडर के वो कौन से कॉग्निटिव बायसेस हैं, या इन्हें हम साइकोलॉजिकल पिटफॉल्स भी बोल सकते हैं, जो सिस्टमैटिक एरर करने में उसे मजबूर करते हैं। सिगमंड फ्राइड की एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है और उसके अनुसार हमारा जो बिहेवियर है वो डेली बेसिस पे गाइड होता है सबकॉन्शियस लेवल पे जो चीजें दबी हुई है। सबकॉन्शियस हमारी रियल पर्सनालिटी है, और जो कॉन्शियस लेवल है वो एक आइसबर्ग की तरह है जो केवल 4 to 5% रहता है। तो हमारा मेजर बिहेवियर जो है वो सबकॉन्शियस लेवल से गाइड होता है, और यही कारण बनते हैं जो कॉग्निटिव बायस हैं या साइकोलॉजिकल पिटफॉल्स हैं, जिन कारण से हम डिसीजन मेकिंग में गलतियां करते हैं, चाहे स्टॉक को बाई करने में या उसे होल्ड करने में या ना होल्ड करने में या अनटाइमली सेल करने में। पहला कॉग्निटिव बायस जो है वो है कंफर्मेशन बायस। कंफर्मेशन बायस क्या होता है? जब हम किसी स्टॉक के बारे में जानकारी लेते हैं क्योंकि हम उसमें अपनी पोजीशन बनाना चाहते हैं, बाई करना चाहते हैं, तो उस स्टॉक से रिलेटेड हम उन्हीं इंफॉर्मेशन पे फोकस करते हैं जो हमारे व्यू पॉइंट को सपोर्ट करते हैं।
बाकी सारी इंफॉर्मेशन को हम इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस लेवल पे हमने पहले ही ये डिसीजन ले लिया है कि हमें इस स्टॉक को बाय करना है, तो उसमें जो चीजें हमारे डिसीजन को सपोर्ट करती हैं उन्हीं पर हम ध्यान देते हैं, बाकी चीजों को इग्नोर करते हैं। इसे कंफर्मेशन बायस कहते हैं, और इसे हम कई बार इंफॉर्मेशन अवॉइडेंस का भी नाम देते हैं। इसे कई लोग ऑस्ट्रिच इफेक्ट भी बोलते हैं, कि इग्नोरिंग दी नेगेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट दैट स्टॉक, उस स्टॉक के प्रति जो नेगेटिव इंफॉर्मेशन है उसको हम इग्नोर करते हैं, और ये कारण बनता है कि हम डिसीजन मेकिंग में गलतियां करते हैं। अब समझते हैं रिग्रेट थियरी को। रिग्रेट थियरी है क्या? रिग्रेट जैसा नाम सजेस्ट करता है कि हमें कहीं ना कहीं जाके रिग्रेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक स्टॉक को बाई किया, अब उस स्टॉक की प्राइस गिरने लगी, तो हम उस स्टॉक से नहीं निकलते हैं, क्योंकि जब तक हम उस लॉस को बुक नहीं करेंगे तब तक वो रियल लॉस नहीं है। एक संभावना रहती है कि प्राइस रिकवर हो जाएगी और हम प्रॉफिट में आ जाएंगे, या कम से कम ब्रेक इवन पॉइंट में आ जाएंगे। लेकिन वो तो स्टॉक गिर रहा है और गिरते गिरते काफी नीचे आ जाता है, तो फिर हमें रिग्रेट होता है कि मैं इसमें से निकला क्यों नहीं। कई बार लोग गिरते हुए स्टॉक में और भी क्वांटिटी बाई करने लगते हैं, ये सोच के कि उसकी एवरेज बाई प्राइस जो है वो नीचे आ जाएगी और इस तरह से हम अपने लॉस को अवॉइड कर लेंगे। रिग्रेट थियरी दूसरे कंडीशन में भी काम करती है। आपने अगर विचार किया कि किसी स्टॉक को आप खरीदना चाहते हैं और आपने अगर उस स्टॉक को नहीं खरीदा, वो स्टॉक ऊपर चला गया और तेजी से ऊपर चला गया, तब इसे बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। और फियर ऑफ मिसिंग आउट क्या होता है कि हम रिग्रेट करते हैं कि हमने ये स्टॉक समय पे क्यों नहीं खरीदा। रिग्रेट थ्योरी का केवल फॉलोआउट फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं है। जब वो स्टॉक ऊपर भागने लगता है और आपने खरीदा नहीं, तो आप रिग्रेट तो करते हैं, और उस कारण से आप उस प्राइस का पीछा करने लगते हैं, उस स्टॉक का पीछा करने लगते हैं, और एक ओवर वैल्यू टेरिटरी में आप उस स्टॉक को बाई कर लेते हैं कि अब स्टॉक ये भाग रहा है, मेरा मौका ना चला जाए, और उस कारण से आपको रिस्क टू रिवार्ड रेशियो तो नहीं मिलता है, अल्टीमेटली उसमें नुकसान हो जाता है। अनदर कॉग्निटिव बायस है जिसे हम एंकरिंग बोलते हैं। हम किसी स्टॉक के प्रति अपने आप को एंकर कर लेते हैं। जैसे सी शोर पर एक शिप जो है वो एंकर किया जाता है, हम वहीं पे फंस के रह जाते हैं। एंकरिंग क्या होता है? जो डीकेएस डायमंड क्लब के मेंबर्स हैं उन्हें याद होगा कि हमने टाटा पावर के शेयर को जब 46 रुपए पे था तब उसकी फंडामेंटल एनालिसिस की थी, टेक्निकल एनालिसिस की थी, और एक संभावना नजर आ रही थी कि यह स्टॉक 200 के आसपास में जा सकता है। 46 रुपए से 200 रुपए बहुत बड़ा टारगेट है और बहुत अच्छा रिटर्न है, तो उस स्टॉक में वो टारगेट भी अचीव किया। अब उस स्टॉक में एक सर्टेन पीक बनाने के बाद उसमें बना डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, और उस डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न के बाद में स्टॉक 25-30% काफी अधिक प्राइस से वो टूट गया। तो अभी जो लोगों ने उस स्टॉक को बाई किया था, तो उनके विचार में आता है अब स्टॉक ये सस्ता हो गया है, क्योंकि 25-30% टूट गया है, तब ये स्टॉक सस्ता हो गया है। और उनके रीसेंट ट्रेडिंग डिसीजंस जो होते हैं वो बनते हैं, उससे वो एंकर हो जाते हैं, और उस कारण से उस स्टॉक को खरीदते हैं, ना उसका वैल्यूएशन चेक करते हैं और ना टेक्निकल चार्ट फॉर्मेशन में क्या वो वैल्यू जोन पे आया है जिसमें संभावना है कि अब प्राइस रिकवर होगी, और उस कारण से उस स्टॉक को रीसेंट ट्रेडिंग एक्सपीरियंस जो उनका होता है उस कारण से ये गलतियां करते हैं। अनदर कॉग्निटिव बायस या साइकोलॉजिकल पिटफॉल इज हाउस मनी। हाउस मनी है क्या? जो पैसा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में रहता है और दूसरा पैसा जो हमारे सेविंग्स बैंक अकाउंट में रहता है, इसको हम एक अपना मेंटल अकाउंटिंग सिस्टम तैयार कर लेते हैं और दोनों को अलग अलग तरीके से देखते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में अगर जो हमें प्रॉफिट हुआ है, मान लीजिए ट्रेडिंग अकाउंट में 2 लाख रुपए हैं, वो बढ़ के 2.5 लाख हो गए, तो हम ये 50,000 के ट्रेडिंग प्रॉफिट को डिफरेंटली देखते हैं और हायर रिस्क लेने की कोशिश करते हैं कि वो 2.5 से 3 लाख क्यों हो जाए।
जबकि सेविंग्स बैंक अकाउंट में जो पैसा है उसके बारे में हम विचार वैसा नहीं करते हैं। ये कहीं ना कहीं मेंटल अकाउंटिंग जो है, जो हमें 100 रुपए, चाहे वो बैंक पे अकाउंट में रहे, सेविंग्स बैंक अकाउंट में रहे या ट्रेडिंग अकाउंट में रहे, वो तो 100 रुपए है। और इस तरह का माइंडसेट आप देखेंगे गैम्बलिंग में भी रहता है। ये गैम्बलिंग माइंडसेट जो होता है स्टॉक मार्केट में, ये एक बहुत मेजर कारण बनता है लॉस का। अनदर ह्यूमन फैक्टर जो है वो है ओवर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, लेकिन जब हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो फिर गलतियां करने लगते। ओवर कॉन्फिडेंस कैसे होता है स्टॉक मार्केट में? फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास उतना ज्ञान नहीं है, हमारे पास चार्ट को रीड करने का स्किल नहीं है, हमें फंडामेंटल एनालिसिस करने की एबिलिटी नहीं है, लेकिन हमने कोई स्टॉक खरीदा, उसमें अच्छा प्रॉफिट हो गया, तो हम क्या सोचने लगते हैं? अपने एबिलिटी के बियॉन्ड सोचने लगते हैं कि मैं मार्केट को सही टाइम कर सकता हूं और एक बहुत बड़ा प्रॉफिट जनरेट कर सकता हूं। और ऐसा तभी होता है जब नॉलेज का अभाव रहता है, अनुभव की कमी रहती है। उस कारण से हम कई बार डिसीजन जो लेते हैं वो नॉलेज पे आधारित नहीं होता है, वो एनालिटिकल इनपुट्स पे आधारित नहीं होता है। और ये ओवर कॉन्फिडेंस और भी अधिक एम्प्लीफाइड हो जाता है। कब एम्प्लीफाइड हो जाता है? जब खास करके स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट रहता है, जिसमें आप स्टॉक मार्केट में आपने स्टॉक खरीदा, भले आपके टेक्निकल इनपुट्स सही नहीं थे, बट जब बुल मार्केट बहुत स्ट्रांग रहता है तो कोई भी स्टॉक ऊपर चले जाते हैं और आपको लगता है ये स्टॉक आपने सही स्टॉक चुना था। और वो ऐसा वक्त आता है उस समय पे जब आप रिस्क को, अंडरलाइंग रिस्क जो है स्टॉक मार्केट में या स्टॉक ट्रेडिंग में, उसे इग्नोर करने लगते हैं, निग्लेक्ट करने लगते हैं। एक और बायस है और वो है रीसेंसी बायस। जो चीज हम न्यूज में रिसेंटली सुनते हैं या न्यूज़पेपर में उसे रिसेंटली पढ़ते हैं, अगर किसी स्टॉक का कोई न्यूज आई, मर्जर, डी मर्जर, क्वार्टरली रिजल्ट्स, तो हम न्यूज के आधार पर उस पर डिसीजन लेने लगते। मार्केट शाम को क्लोज हो चुका है और एक क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश हुआ या कोई न्यूज आई मर्जर या डीमर्जर की, और उसमें आपने सुना कि ये स्टॉक में संभावना है कि ऊपर जा सकता है, उस आधार पर उस स्टॉक को खरीद लेते हैं और फिर बाद में वो स्टॉक ऊपर नहीं जाता है और नीचे गिरने लगता है। शायद उस समय पे आप उस एस्पेक्ट को भूल रहे हैं जो इंपॉर्टेंट एक डॉक्ट्रिन है डाउ थ्योरी की। चार्ल्स एस डाउ ने अपनी एनालिसिस के इनपुट में लिखा था कि जो भी मेजर न्यूज पब्लिक डोमेन में है वो प्राइस में डिस्काउंटेड होती है। दूसरे शब्दों में बोलें तो प्राइस को सब कुछ मालूम है, क्योंकि प्राइस गॉड है, प्राइस भगवान है, भाव भगवान छे। इस बेसिक फंडामेंटल को हम भूल जाते हैं और फाइनेंशियल मार्केट में हम स्टॉक को परचेज कर लेते हैं और अल्टीमेटली उसमें नुकसान हो जाता है। अनदर ट्रैप है जो स्टॉक ट्रेडर में होता है और वो है संक कॉस्ट फैलेसी। संक कॉस्ट फैलेसी है क्या? कि हमने एक स्टॉक को खरीदा, अब वो स्टॉक गिर रहा है, हम उसमें लॉस तो बुक नहीं कर रहे हैं और एक एक्सपेक्टेटर की तरह उसे देखते जा रहे हैं, ये विचार रखते हुए कि कहीं मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट नुकसान ना हो जाए, चला ना जाए। लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हैं कि वो स्टॉक अगर और भी अधिक गिरेगा तो नुकसान और बड़ा होगा, क्योंकि उस स्टॉक के शायद रिकवरी के कोई चांसेस नहीं है। अगर आप इस चैनल को ट्रैक कर रहे हैं पिछले 2-3 सालों से, तो हमने एक वीडियो बनाया था रिलायंस कैपिटल के बारे में, जब वो करीब 225-230 पे ट्रेड हो रहा था। बहुत मेजर डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न था, और अगर उस डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न के आधार पे आप डाउन साइड में टारगेट निकालते तो 230 का स्टॉक 100 रुपए के नीचे उसका टारगेट आ रहा था। अब वैसे स्टॉक में ये सोच के हम बाई करें कि किसी जमाने में ये 1000 रुपए के ऊपर का स्टॉक था, तो ये सबसे बड़ी अपने आप से गलती होगी जिसमें आप अपने आप को रिस्क में डाल रहे हैं। तो किसी स्टॉक में सिंपली बैठे रहना और उस पोजीशन को क्लोज नहीं करना,
और एक मूक दर्शक की तरह बैठ के उसे देखना, ये सबसे बड़ा कारण एक बनता है जहां पे स्टॉक मार्केट में ट्रेडर्स जो हैं नुकसान करते हैं। अनदर कॉग्निटिव बायस जो है वो है लॉस अवर्जन। लॉस अवर्जन है क्या? ये रिसर्च के द्वारा पता लगा है कि एक एवरेज व्यक्ति जब उसे प्रॉफिट होता है तो उतनी खुशी उसे नहीं होती है जितना लॉस से उसे फियर होता है। लॉस से वो जितना दुख होता है उससे कम हैप्पीनेस होती है कि वो प्रॉफिट करता है। दूसरे शब्दों में अगर हम बोले तो लॉस जो है वो दुगना डिप्रेशन देता है या चिंता का विषय बनता है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ जब आप प्रॉफिट करते हैं। और ये कारण बनता है कि लॉस बड़े होते हैं और प्रॉफिट जल्दी बुक करने की टेंडेंसी होती है, क्योंकि प्रॉफिट में वो हैप्पीनेस नहीं है। या तो आप स्टॉक से बोर हो जाते हैं तो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। अगर आपका टारगेट निकल के आ रहा है उस स्टॉक का और उसके पहले वो कंसोलिडेट करने लगे या माइनर सा करेक्शन करने लगे तो आप उसमें या तो डर से निकल जाते हैं कि जो प्रॉफिट कमाया है वो भी हम गंवा ना दें। और लॉस अवर्जन जो है वो एक तरह का इनर्शिया है जिसके ट्रैप में हम फंस जाते हैं, जहां पे हम प्रॉफिट तो जल्दी बुक करते हैं, छोटे प्रॉफिट बुक करते हैं, लेकिन लॉस के केस में हम लॉस को राइड करने लगते हैं और इंतजार करते हैं कि कभी ना कभी तो प्राइस हमारी रिकवर हो जाएगी और अल्टीमेटली हम लॉस में एंड अप होते हैं। स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कब होते हैं? जब प्रॉफिट बड़े हो और लॉस छोटे हो। अनदर बायस इज होम बायस। ऑल्दो इस जमाने में अगर हम देखें तो ऑनलाइन ट्रेडिंग के माध्यम से हम दूसरे देशों के भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट अधिकतर लोग अगर देखा जाए तो अपने डोमेस्टिक मार्केट में ही वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो प्रॉपर तरीके से हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई नहीं होता है। अनदर ह्यूमन एरर इज जिसे बोलते हैं बैंड वैगन इफेक्ट या हर्ड बिहेवियर, हर्ड मेंटालिटी। हर्ड मेंटालिटी क्या होती है कि जो क्राउड कर रहा है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, उसको करना। अगर सब लोग बाय कर रहे हैं मार्केट में और मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा है तो हमें भी निवेश करना है और बिना एनालिसिस किए हम कोई भी स्टॉक खरीद सकते हैं। रिसेंट टाइम में आपने देखा होगा जब 2020 में बेयर मार्केट की समाप्ति हुई तो बहुत तेजी से बेयर मार्केट के बाद मई 2020 के बाद मार्केट बहुत ऊपर तेजी से गया। उस समय में आपने महसूस किया होगा कि हर एक होड़ लगी थी मार्केट में कि स्टॉक्स को खरीदना है, हमारी अपॉर्चुनिटी कहीं मिस ना हो जाए। और इस कारण से जो साउंड तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का या ट्रेडिंग करने का, उसे इग्नोर करते हुए लोगों ने स्टॉक्स को बाय किया और ये सबसे बड़ी गलती थी। अनदर ह्यूमन एरर इज एंडोमेंट इफेक्ट। कोई स्टॉक को जब हम खरीदते हैं और हमारे पोर्टफोलियो में है तो हम उससे प्यार करने लगते हैं। हमें लगता है कि उसकी वैल्यू जो है वो दूसरे स्टॉक से बहुत अच्छी है और उस कारण से हम रिफ्यूज करते हैं उसको बेचने में जब वो स्टॉक गिर रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न भी नजर आ रहा है, ब्रेकडाउन हो चुका है, उसके बाद भी हम उससे निकलते नहीं हैं और अपने लॉस को मल्टीप्लाई करते हुए चले जाते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट एरर और मिस्टेक बाय द स्टॉक ट्रेडर इज टिप्स के ऊपर में काम करना। लोग सीखना नहीं चाहते हैं। सब्जेक्ट को सीखने में कितना वक्त लगेगा, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल, लेकिन वो सीखना नहीं चाहते हैं। उन्हें लगता है कि कोई उन्हें एंट्री प्राइस बता दे, स्टॉप लॉस बता दे, टारगेट बता दे, ताकि वो उस पर काम कर सके। कई लोग टिप्स को खरीदते हैं और उन्हें एसएमएस के माध्यम से या व्हाट्सएप पे टिप्स मिलते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता है कि वो एनालिसिस जिसने की है उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। नंबर 2, वो एनालिसिस का उसका पर्सपेक्टिव क्या है। तो हम ट्रेडिंग पोजीशन लेते हैं और उसमें फिर ट्रैप हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है कि क्या करें। इसलिए मार्केट में अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है तो जैसे एक इंजीनियर बनने के लिए 4-5 साल वो कॉलेज में वक्त बिताता है, डॉक्टर बनने के लिए 8-10 साल की पढ़ाई करता है और उसके बाद जाके वो सीखता है, प्रैक्टिस करता है और तब जाके वो एक प्रोफेशनल बनता है। तो स्टॉक मार्केट का प्रोफेशन भी जो है
वो कोई अलग नहीं हो सकता है। हमें सीखना पड़ेगा, फंडामेंटल रिसर्च करना, टेक्निकल रिसर्च करना, और उसके बाद किस तरह से ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं, रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं, ये सारी बातें जब हम सीखते हैं तब जाके हम कंसिस्टेंट प्रॉफिट मार्केट में करते हैं। टिप्स में कभी काम नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ा मिस्टेक है जो बहुत कॉमन भी है, खास करके इंडिया में। जब इन कॉग्निटिव बायसेस को या साइकोलॉजिकल पिटफॉल्स को जब आप समझते हैं तो आपको एक मार्केट में एज प्रोवाइड होता है, आपको मार्केट में एक एज मिलता है जिससे आपके सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन एक बात हमें याद रखना पड़ेगा, हम सभी ह्यूमन बीइंग हैं, तो कॉग्निटिव बायसेस जो होते हैं वो कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं हो सकते, बट देयर आर सम मेथड्स जिसके माध्यम से हम इन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हुए स्टॉक मार्केट में एक प्रोफेशनल की तरह काम कर सकते हैं। चलिए समझते हैं क्या ऐसी स्टेप्स ली जाए ताकि हमारे कॉग्निटिव बायसेस या साइकोलॉजिकल पिटफॉल्स जो हैं वो हमें अफेक्ट ना करें। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अगर आप सीरियस हैं स्टॉक मार्केट के प्रति तो आपको फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस को सीखना पड़ेगा। जहां तक ट्यूटोरियल वीडियोस का सवाल है तो इस चैनल ने फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूटोरियल वीडियोस बना के दिए हैं, सेपरेट पॉडकास्ट है, होम पेज पे पॉडकास्ट पे क्लिक करें, आपको बहुत सारे कंटेंट्स मिल जाएंगे जहां पे आप सीख सकते हैं। सीखना तो आपको पड़ेगा, हम फैसिलिटेट कर सकते हैं आपको सीखने में। नंबर 2, जब आपको लगने लगे कि अब आप में टेक्निकल एनालिसिस की और प्राइस एक्शन को समझने की वो दक्षता आ गई है, तो फिर आपको ट्रेडिंग के एक रूल्स बनाने होंगे जो वेल डिफाइंड रूल्स होंगे, और आपको बन जाना पड़ेगा रोबोट, और रोबोट की तरह उन रूल्स को आप इंप्लीमेंट करें। टेक्निकल एनालिसिस करने के रूल्स कि आप क्या क्या प्राइस चार्ट पर देखेंगे, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाने के रूल कि किस प्राइस पे एंट्री करेंगे, कब उसमें आप बाहर निकलेंगे जब स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, और क्या आपका प्रिसाइज टारगेट आ रहा है, क्या आपको रिस्क टू रिवार्ड रेशियो फेवरेबल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर फेवरेबल नहीं मिल रहा है तो एक बुद्धिमानी वाला डिसीजन होगा उस ट्रेड को छोड़ दें। लेकिन आप ये सारी चीजें तभी कर पाएंगे जब आप सीखेंगे। ये सारी चीजें जब आप एंट्री करने के पहले, ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के पहले, ये सारी चीजें अपने ट्रेडिंग जर्नल में या ट्रेडिंग डायरी में इसे एंट्री करें कि आप इसमें ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे एंट्री कर रहे हैं, आपने कौन से कॉन्फ्लुएंस चेक किए हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि स्टॉक आपके टारगेट की तरफ जाने की संभावना एंड प्रोबेबिलिटी अधिक है। निकल रहे हैं उसमें से तो क्यों निकल रहे हैं, स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है इसलिए निकल रहे हैं कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है इसलिए निकल रहे हैं। जिससे आपको ये सारे डिटेल्स जब रहेंगे तो समय समय पे इसे रिव्यू कीजिए, तो आपको पता लगेगा कि आपने कितनी मिस्टेक्स की हैं। आपको पता तो चले पहले कि आप मिस्टेक कर कहाँ रहे हैं। अगर आपका ट्रेडिंग जर्नल नहीं रहेगा तो आपको पता नहीं लगेगा कि आप किस तरह से काम कर रहे हैं, कहाँ आपका वीक एरियाज है, कौन से आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज है, इसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। और ये सारी एंट्री ट्रेडिंग जर्नल में ट्रेड को स्टार्ट करने के पहले हो जाना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना रहे हैं और एनालिसिस कर रहे हैं प्राइस चार्ट के ऊपर में, तो जब मार्केट क्लोज रहे उस वक्त पे एनालिसिस कीजिए। लाइव मार्केट में ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कभी भी ना बनाए, क्योंकि उस समय में फाइनल वर्डिक्ट मार्केट का आता नहीं। दूसरा, जिस वक्त पे आप टायर्ड हैं, थके हुए हैं, या फिर आप किसी कारण से डिस्टर्ब हैं, या आपको भूख लगी है, तो उस समय पे आप ना एनालिसिस करें ना ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाएं, बिकॉज ये सारी चीजें जो हैं आपके परफॉर्मेंस एंड डिसीजन मेकिंग पे डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करती हैं, अफेक्ट करती हैं। और ये सब चीजें आपने कंट्रोल में लाया तो आपकी जो थिंकिंग की एबिलिटी है टुवर्ड्स मेकिंग दी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी
ड्रास्टिकली इंप्रूव कर जाएगी, जो आज हमने चर्चा की, अगर आपने इन्हें इंप्लीमेंट किया। जो लोग डीकेएस डायमंड क्लब के चैनल मेंबर हैं, वो इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। हम कभी भी रूल को डेविएट नहीं करते। हमने एक वेल डिफाइंड रूल बनाए हैं कि कैसी कैसी हम स्ट्रेटजी बनाएंगे। अगर हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर रहे हैं, पुल बैक ट्रेडिंग कर रहे हैं, मीन रिवर्जन प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, स्लिंगशॉट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कर रहे हैं, हम क्या डिसीजन ले रहे हैं, किस स्ट्रेटजी के तहत उस अकॉर्डिंगली ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनेगी। और ये सारी चीजें ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब हम स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं और हमारा उद्देश्य है कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाना। ये बात हमेशा याद रखिए, सारे ट्रेड में आप सफल नहीं होंगे, इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि बेस्ट ऑफ द ट्रेडर दुनिया के, उनका एवरेज सक्सेस रेट 65 टू 70% है। 70% भी बहुत कम लोगों का है। अगर आपका विनिंग रेट 60% या उससे ऊपर आने लगेगा तो आप दुनिया के बेहतरीन ट्रेडर बनेंगे। इस रियलिटी को समझना अत्यंत आवश्यक है। यानी आपने 100 ट्रेड लिया तो आप ये मान के चलिए 40 ट्रेड में कम से कम ये ट्रेडिंग डिसीजन गलत होंगे। अगर 40 में गलत होंगे और रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है तो दोस्तों फिर तो प्रॉफिट करना मुश्किल है। मैं आशा करता हूं कि ये ट्यूटोरियल एक अटेम्प्ट था कि मार्केट में जब हम एक सफलता हासिल करना चाहते हैं तो दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एबिलिटी, हम फंडामेंटल एनालिसिस कर सकें, टेक्निकल एनालिसिस कर सकें, ताकि सही स्टॉक का चयन कर सकें। एबिलिटी स्ट्रैटेजी बनाने की, एबिलिटी रिस्क को मैनेज करने की, और एबिलिटी अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखने की। और लाइव मार्केट में चार्ट को कभी ना देखें। देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अति शीघ्र।